दोस्तों जैसे कि यहाँ पे पर देख पा रहे हैं सीसीएस लीव रूल्स 1972, कैजुअल लीव सीएल, अर्नड लीव ईएल एंड हाफ पे लीव यानी एचपीएल से जुड़े हुए 35 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े हुए 35 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि एक सरकारी कर्मचारी को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि कोई डाउट है तो डाउट वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कैजुअल लीव के बारे में। तो कैजुअल लीव जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यह छुट्टी कर्मचारियों को अचानक या अनजाने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। इसे तकनीकी तौर पर छुट्टी नहीं माना जाता है और सामान्य रूप से छुट्टियों पर लागू नियम इस छुट्टी पर लागू नहीं होते हैं। यह छुट्टी सभी ग्रुपों के कर्मचारियों को मिलती है, ए बी सी यानी जो भी कैटेगरी के केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सभी को यह छुट्टी मिलती है। उसके बाद में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आकस्मिक अवकाश को 12 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिए गए हैं। इससे पहले कर्मचारियों को एक साल में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल मिलता था, लेकिन 5वें वेतन आयोग के बाद में इसे यहाँ पर घटाकर 8 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे केंद्रीय कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जिनको कि एक साल में 15 दिन का अवकाश मिलता है यानी कि जनरल हॉलीडेज मिलता है, उन्हें 10 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव यहाँ पर दी जाएंगी। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिनको कि एक साल में 17 दिन का जनरल हॉलीडेज मिलता है, उन केंद्रीय कर्मचारियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव दिया जाता है। इसके बाद में सार्वजनिक अवकाश जैसे कि शनिवार हो, रविवार हो या फिर कोई जनरल हॉलीडे हो और साप्ताहिक अवकाश आकस्मिक अवकाश के दिनों में पड़े अवकाशों में नहीं गिना जाता है। मान लो यदि आपने फ्राइडे को कैजुअल लीव लिया था, सीएल अप्लाई किया था, फिर सैटरडे आ गया, संडे आ गया, फिर यदि आप मंडे का भी कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको 2 दिन का ही कैजुअल लीव यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो सैटरडे संडे है या फिर कोई जनरल हॉलीडेज है उसके लिए आपको कैजुअल लीव देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इन अवकाशों के पहले और बाद में भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि जैसे आपको बताया क्लोज हॉलीडे कोई है या फिर कोई जनरल हॉलीडेज है, वीकेंड्स है, तो आप उसे पहले और बाद में कैजुअल लीव यहाँ पर है। उसके बाद में एक सरकारी कर्मचारी एक बार में अधिकतम 5 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता है। 5 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश लेने के लिए कोई विशेष परिस्थितियाँ आपके सामने होनी चाहिए और यहाँ पर जो एचओडी है, आपका विभाग प्रमुख है, उसकी अनुमति होना जरूरी है। वही यहाँ पर इसे सैंक्शन करेगा 5 दिन से अधिक के आकस्मिक अवकाश को। और फिर यहाँ पर कैलेंडर वर्ष खत्म होने के साथ में ही ये छुट्टियाँ भी लैप्स हो जाती हैं। आप कैजुअल लीव को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर इन छुट्टियों को अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ में आप नहीं ले सकते, जैसे कि आपने ईएल लिया हुआ है, एचपीएल लिया हुआ है, कमिटेड वगैरह लिया हुआ है, तो उनके साथ में आप कैजुअल लीव को मर्ज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो हाफ दिन का कैजुअल लीव है उसे आप एक दिन की जो ईएल है उसके साथ में विशेष परिस्थितियों में और एचओडी के अनुमति के साथ में आप मर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई अन्य छुट्टी नहीं है और ऐसा कुछ आपका जो पेच है वो फंस गया है, उस कंडीशन में यानी विशेष परिस्थितियों में ही आपकी जो कैजुअल लीव है उसे ईएल के साथ में कुछ कंडीशनों के साथ में आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रही कैजुअल लीव के बारे में। उसके बाद में आप चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट छुट्टी के बारे में, जो कि है आपकी ईएल। तो सभी स्थायी एवं अस्थायी केंद्रीय कर्मचारियों को ईएल दी जाती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन की ईएल दी जाती है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह छुट्टी कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन अग्रिम जमा की जाती है, यानी कि एडवांस में आपको ये छुट्टी जमा दी जाती है। उसके बाद में पिछले 6 महीने तक जितनी छुट्टियां आपकी जमा होती हैं उनको भी अगली 6 माह में आप ले जा सकते हैं, यानी कि ये छुट्टियां हैं जो आपकी लैप्स नहीं होती हैं। यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिन तक आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि कैजुअल लीव लैप्स हो जाती है, ये छुट्टियां आपकी लैप्स नहीं होती हैं। यदि आपने एक साल में आपको 30 छुट्टियां मिली हैं और वो छुट्टियां आपने नहीं ली हैं तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो अगले साल में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 30 प्लस आपकी 15, तो इस तरीके से आपको 45 दिन छुट्टियां पर मिल जाएंगी अगले साल जनवरी में। फिर एक बार में अधिकतम 180 दिन की जो ईएल है वो यहाँ पर स्वीकृत की जा सकती हैं नॉर्मल कंडीशंस में। यदि कोई कर्मचारी बीमार है या फिर कुछ अन्य परेशानी है तो उस कंडीशन में आपकी जो छुट्टियां हैं वो ज़्यादा सैंक्शन हो सकती हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में आप अधिकतम 180 दिन की ईएल ले सकते हैं।
उसके बाद में छुट्टी की गणना पूरे कैलेंडर महीने में 2.5 दिन के हिसाब से की जाती है। मान लो कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी बीच में नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे पूरे 15 दिन की छुट्टियां यहाँ पर नहीं दी जाएंगी। मान लो यदि एक सरकारी कर्मचारी 15 जनवरी को ज्वाइन करता है तो उस कर्मचारी को जनवरी महीने की छुट्टियाँ हैं वो नहीं दी जाएंगी। बाकी जो 5 महीने की जो छुट्टियाँ हैं वो उसके खाते में 2.5 दिन के हिसाब से पर मंथ की 2.5 दिन छुट्टी यहाँ पर गुणा करके जमा कर दी जाएंगी। तो लगभग 12.5 दिन की छुट्टी उसके खाते में यहाँ पर जमा कर दी जाएंगी। और उसके बाद में यदि कोई सरकारी कर्मचारी पिछले 6 महीने में असाधारण छुट्टी पर होता है, यानी कि किसी ने EXO ली हुई है, तो उसको मिलने वाली EL में से 1/10 भाग यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, जितनी 15 दिन की छुट्टी उसे मिलती हैं। और जितने दिन की उसने EXO ली हुई हैं उसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी जो 15 दिन की छुट्टियां हैं उनमें से यहाँ पर इसे कम कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर सेवानिवृत्त होने पर एक सरकारी कर्मचारी 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर सकता है, यानी कि 300 दिन का लीव इनकेसमेंट एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है, वो भी EL का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LTC के दौरान एक सरकारी कर्मचारी अपने सर्विस कैरियर के दौरान 60 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर सकता है और एक अवसर पर अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर आपकी सर्विस के दौरान 60 दिन के EL का इनकेसमेंट LTC के दौरान कर सकते हैं और इसके अलावा 300 दिन की EL का इनकेसमेंट आप कर सकते हैं आपके रिटायरमेंट के समय पर। तो इस तरीके से लगभग 360 डेज का आप कर सकते हैं इनकेसमेंट EL का। बाकी जो छुट्टियां जैसे CL है उसका आप इनकेसमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशन के साथ में आप HPL का भी इनकेसमेंट कर सकते हैं। तो और ये बात रही यहाँ पर आपके EL के बारे में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं HPL यानी कि अर्ध वेतन अवकाश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक वर्ष में 20 दिन की यानी HPL दी जाती है। टोटल आपकी EL मिलती है 30 दिन की, आपकी HPL मिलेगी आपको 20 दिन की। उसके बाद में कर्मचारी के खाते में यह छुट्टी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जमा की जाती है। जैसे कि आपकी EL 15-15 दिन जमा की जाती है, आपकी HPL 10-10 दिन आपके अकाउंट में जमा की जाती है। उसके बाद में एक वर्ष के बीच में हुई नियुक्ति या सेवा मुक्ति की हालत में 1 महीने में 5/3 के हिसाब से गणना करके छुट्टी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है। जैसे कि आपकी जो EL थी उसे हर महीने के हिसाब से 2.5 दिन की यानी EL मिलती है, तो यहाँ पर आपको 5/3 के हिसाब से ये छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद में यह एक बार में 24 महीने तक ली जा सकती है। एक कर्मचारी यदि चाहे तो 24 महीने की जो एडवांस HPL हैं उन्हें यहाँ पर ले सकता है और इसे निजी कार्य या फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर भी ले सकते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या फिर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी HPL ले सकता है। और नेक्स्ट पर यहाँ पर आता है 1 वर्ष की नौकरी पूरा करने के बाद वाले दिन छुट्टी पर होने पर भी ड्यूटी पर वापस आए बिना ही एक कर्मचारी इस छुट्टी का पात्र बन जाता है और पिछले 6 महीने में ली गई असाधारण छुट्टी या अकार्य दिनों का 1/18 भाग 10 दिन की अग्रिम छुट्टी में से कम करके कर्मचारी के लीव अकाउंट में जमा किया जाता है और यह कमी अधिकतम 10 दिन की हो सकती है। यदि कोई कर्मचारी यहाँ पर EXO लेता है तो उसके अकाउंट में HPL और EL दोनों ही कम यहाँ पर जमा की जाती हैं। EL में कमी की जाती है 1/10 की और HPL में कमी की जाएगी 1/18 की। तो इस तरीके से इस सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली जो छुट्टियां हैं वो उनसे संबंधित ये नियम है। तो आपको अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके छुट्टियों से जुड़ी हुई उनके बारे में मालूम चला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।